अध्याय 1 कश्मीर को समझने की जरूरत। कश्मीरनामा का पहला अध्याय पाठक को ये समझाने से शुरू होता है कि कश्मीर को केवल आज की राजनीतिक घटनाओं, हिंसा या समाचारों के माध्यम से देखना एक अधूरा और भ्रामक दृष्टिकोण है। लेखक का तर्क है कि कश्मीर को समझने के लिए उसके इतिहास, भूगोल, संस्कृति और सामाजिक संरचना को गहराई से जानना आवश्यक है। ये अध्याय दरअसल पूरी किताब की वैचारिक नींव रखता है। लेखक बताता है कि कश्मीर हमेशा से समस्या नहीं था। ये घाटी हजारों वर्षों तक एक समृद्ध सांस्कृतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक केंद्र रही है। यहाँ दर्शन, साहित्य, कला और धर्म का गहरा विकास हुआ। लेकिन आधुनिक समय में कश्मीर को केवल संघर्ष, आतंक और राजनीतिक विवाद के चश्मे से देखा जाने लगा, जिससे उसकी वास्तविक पहचान धुंधली हो गई। अध्याय में ये भी स्पष्ट किया गया है कि कश्मीर पर बनी आम धारणाएं अक्सर आधी अधूरी जानकारी या राजनीतिक प्रचार पर आधारित होती हैं। लेखक इस प्रवृत्ति की आलोचना करता है और कहता है कि बिना ऐतिहासिक संदर्भ के कश्मीर पर कोई भी राय न तो निष्पक्ष हो सकती है और न ही सार्थक। लेखक पाठक को ये भी चेतावनी देता है कि कश्मीर के इतिहास को केवल राष्ट्रवादी या अलगाववादी फ्रेम में बांधकर देखना सच्चाई को नुकसान पहुंचाता है। कश्मीर का इतिहास बहुस्तरीय है। यहाँ सत्ता, समाज और आम लोगों के अनुभव एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। इसलिए कश्मीर को किसी एक पक्ष की कहानी के रूप में नहीं समझा जा सकता। पहले अध्याय में कश्मीर की भौगोलिक स्थिति का भी संकेत मिलता है। घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य, उसका अलग-थलग भूगोल और सीमाओं से घिरा होना, इन सब ने उसकी ऐतिहासिक यात्रा को गहराई से प्रभावित किया है। यही कारण है कि कश्मीर न केवल सांस्कृतिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। अंत में लेखक ये स्पष्ट करता है कि इस पुस्तक का उद्देश्य किसी निर्णय को थोपना नहीं, बल्कि सवाल खड़े करना है। कश्मीरनामा का पहला अध्याय पाठक को आम धारणाओं से बाहर निकालकर कश्मीर को एक जीवंत, ऐतिहासिक और मानवीय समाज के रूप में देखने के लिए तैयार करता है। इस प्रकार अध्याय 1 कश्मीर को समझने की एक नई दृष्टि देता है, जहां भावनाओं से पहले इतिहास और नारों से पहले तथ्य आते हैं। यही दृष्टि आगे के अध्यायों में विस्तार से विकसित होती है। अध्याय 2 कश्मीर की भूमि, प्रकृति और मनुष्य। कश्मीरनामा का दूसरा अध्याय कश्मीर की भौगोलिक संरचना और उसके मानवीय प्रभाव पर केंद्रित है। लेखक ये स्पष्ट करता है कि कश्मीर को समझने के लिए उसकी राजनीति से पहले उसकी भूमि, पहाड़, नदियां और जलवायु को समझना जरूरी है, क्योंकि यही तत्व वहां के समाज और इतिहास को आकार देते हैं। लेखक बताता है कि कश्मीर घाटी एक प्राकृतिक रूप से घिरी हुई भूमि है। चारों ओर ऊंचे पर्वत, सीमित प्रवेश मार्ग और विशिष्ट जलवायु। ये भौगोलिक अलगाव कश्मीर को सुंदर तो बनाता है, लेकिन साथ ही उसे ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील और रणनीतिक भी बनाता है। यही कारण है कि कश्मीर हमेशा से बाहरी शक्तियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। अध्याय में झेलम नदी का विशेष उल्लेख मिलता है, जिसे कश्मीर की जीवन रेखा कहा गया है। ये नदी केवल जलस्रोत नहीं, बल्कि कृषि, व्यापार और सांस्कृतिक विकास का आधार रही है। कश्मीर की उपजाऊ भूमि और नियंत्रित जल प्रणाली ने यहाँ एक स्थायी और संगठित समाज को जन्म दिया। लेखक ये भी बताता है कि प्राकृतिक सुंदरता के कारण कश्मीर को अक्सर स्वर्ग कहा गया, लेकिन ये उपमा कई बार उसके संघर्षों को ढक देती है। प्रकृति ने जहां जीवन दिया, वहीं कठोर सर्दियां, भूकंप और भौगोलिक सीमाएं लोगों के जीवन को कठिन भी बनाती रहीं। कश्मीर का समाज इन्हीं परिस्थितियों में ढलकर विकसित हुआ। इस अध्याय में ये विचार प्रमुख है कि भूगोल केवल नक्शा नहीं होता, वो मानसिकता भी बनाता है। पहाड़ों से घिरे रहने का अनुभव, सीमित संसाधन और बाहरी हस्तक्षेप का इतिहास, इन सब ने कश्मीरी समाज में आत्मसम्मान, संवेदनशीलता और कभी-कभी असुरक्षा की भावना पैदा की। लेखक ये भी संकेत देता है कि आधुनिक समय में कश्मीर के भूगोल को केवल रणनीतिक दृष्टि से देखा जाने लगा। सीमाएं, नियंत्रण रेखा, सुरक्षा, जबकि वहां के आम लोगों के दैनिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर कम ध्यान दिया गया। यही दूरी आगे चलकर सामाजिक और राजनीतिक तनाव को जन्म देती है।
अध्याय के अंत में लेखक ये निष्कर्ष निकालता है कि कश्मीर की समस्या को केवल राजनीतिक निर्णयों से नहीं सुलझाया जा सकता, जब तक उसके भूगोल और समाज के ऐतिहासिक संबंध को नहीं समझा जाए। भूमि और मनुष्य के बीच का रिश्ता ही कश्मीर की असली कहानी है। इस प्रकार अध्याय 2 कश्मीर को एक जीवित भूमानवीय सभ्यता के रूप में प्रस्तुत करता है, न कि केवल एक विवादित क्षेत्र के रूप में। अध्याय 3 कश्मीर का प्राचीन इतिहास और स्मृति। कश्मीर नामा का तीसरा अध्याय कश्मीर के प्राचीन इतिहास और उसकी सामूहिक स्मृति पर केंद्रित है। लेखक इस अध्याय में ये स्पष्ट करता है कि कश्मीर का इतिहास केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर विकसित होती सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपरा का परिणाम है। अध्याय की शुरुआत कश्मीर के प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक स्रोतों से होती है, विशेष रूप से नीलमत पुराण और राजतरंगिणी के संदर्भों के साथ। लेखक बताता है कि इन ग्रंथों में कश्मीर को केवल एक भूभाग नहीं, बल्कि एक सभ्य समाज के रूप में चित्रित किया गया है, जहां प्रकृति, धर्म और शासन आपस में जुड़े हुए थे। राजतरंगिणी के माध्यम से लेखक कश्मीर की राजनैतिक परंपरा को समझाता है। ये ग्रंथ केवल राजाओं की सूची नहीं देता, बल्कि उस समय के समाज, प्रशासन और नैतिक मूल्यों की भी झलक दिखाता है। लेखक इस बात पर जोर देता है कि कश्मीर में इतिहास लेखन की परंपरा बहुत पुरानी और सशक्त रही है, जो उसे भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों से अलग बनाती है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि प्राचीन कश्मीर बौद्धिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ शैव दर्शन, बौद्ध चिंतन और संस्कृत साहित्य का व्यापक विकास हुआ। कश्मीर शैव दर्शन ने न केवल धार्मिक बल्कि दार्शनिक स्तर पर भी गहरा प्रभाव डाला। ये परंपरा तर्क, चेतना और आत्मबोध पर आधारित थी, जिसने कश्मीरी समाज को वैचारिक गहराई दी। लेखक ये भी स्पष्ट करता है कि कश्मीर की ये समृद्ध परंपरा समय के साथ संघर्षों से अछूती नहीं रही। प्राकृतिक आपदाएं, सत्ता संघर्ष और बाहरी आक्रमणों ने समाज को प्रभावित किया, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर की सांस्कृतिक निरंतरता बनी रही। ये निरंतरता ही कश्मीर की पहचान का मूल तत्व है। अध्याय का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि लेखक इतिहास और स्मृति के अंतर को रेखांकित करता है। वो बताता है कि कैसे समय के साथ इतिहास को अलग-अलग राजनीतिक दृष्टिकोणों से याद किया गया, बदला गया या चुनिंदा रूप में प्रस्तुत किया गया। इससे कश्मीर की जटिल वास्तविकता सरल कथाओं में बदलती चली गई। अंत में लेखक ये निष्कर्ष निकालता है कि कश्मीर के वर्तमान संकट को समझने के लिए उसके प्राचीन इतिहास को जानना आवश्यक है, लेकिन उसे पवित्र या स्थिर मान लेना भी एक भूल होगी। इतिहास एक प्रवाह है और कश्मीर उसी प्रवाह का हिस्सा रहा है। इस प्रकार अध्याय 3 कश्मीर को एक स्मृति समृद्ध, बौद्धिक और सांस्कृतिक सभ्यता के रूप में प्रस्तुत करता है, जो आज के संघर्षों से कहीं अधिक व्यापक और गहरी है। अध्याय 4 मध्यकालीन कश्मीर, सत्ता, धर्म और समाज। कश्मीर नामा का चौथा अध्याय कश्मीर के मध्यकालीन इतिहास पर केंद्रित है, जहां सत्ता, धर्म और समाज के बीच जटिल संबंध उभर कर सामने आते हैं। लेखक इस अध्याय में ये दिखाने का प्रयास करता है कि मध्यकालीन कश्मीर को केवल धार्मिक परिवर्तन के चश्मे से देखना एक सरलीकरण होगा। ये दौर कई सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं का संगम था। अध्याय की शुरुआत उस समय से होती है जब कश्मीर में सत्ता संरचनाएं बदलने लगीं। प्राचीन राजवंशों के बाद शासन की प्रकृति में परिवर्तन आया और प्रशासनिक ढांचा धीरे धीरे अधिक केंद्रीकृत होता गया। लेखक बताता है कि सत्ता का ये परिवर्तन केवल शासकों तक सीमित नहीं था, बल्कि आम लोगों के जीवन, कर व्यवस्था और सामाजिक रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण विषय इस्लाम का आगमन है। लेखक स्पष्ट करता है कि कश्मीर में इस्लाम का प्रसार किसी एक घटना या अचानक परिवर्तन का परिणाम नहीं था। ये एक दीर्घकालीन सामाजिक प्रक्रिया थी, जिसमें सूफी संतों, स्थानीय परंपराओं और सामाजिक परिस्थितियों की बड़ी भूमिका रही। कश्मीर में इस्लाम का स्वरूप स्थानीय संस्कृति से जुड़ा हुआ था, न कि केवल बाहरी प्रभाव का परिणाम। लेखक इस बात पर विशेष जोर देता है कि मध्यकालीन कश्मीर में धार्मिक पहचानें टकराव की बजाय कई बार संवाद और सह अस्तित्व के माध्यम से विकसित हुईं। कश्मीरी विशिष्ट संस्कृति, जिसे आगे चलकर कश्मीरियत कहा गया, इसी दौर में आकार लेने लगी।
इसमें सहिष्णुता, साझी परंपराएं और सामाजिक संतुलन के तत्व दिखाई देते हैं। हालांकि लेखक ये भी स्वीकार करता है कि ये काल पूरी तरह आदर्श नहीं था। सत्ता संघर्ष, दमनकारी शासन, करों का बोझ और सामाजिक असमानताएं भी मौजूद थीं। कुछ शासकों के दौर में धार्मिक असहिष्णुता और कठोर नीतियां भी देखने को मिली, जिनका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अध्याय में ये महत्वपूर्ण तर्क दिया गया है कि इतिहास को किसी एक शासक या धर्म के आधार पर मूल्यांकित करना खतरनाक हो सकता है। मध्यकालीन कश्मीर की वास्तविकता कई परतों वाली थी, जहां सत्ता की राजनीति, धार्मिक परिवर्तन और आम लोगों का संघर्ष एक साथ चलता रहा। अध्याय के अंत में लेखक ये निष्कर्ष निकालता है कि मध्यकालीन कश्मीर ने आधुनिक कश्मीर की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना की नींव रखी। आज जो पहचान, स्मृति और संघर्ष दिखाई देते हैं, उनके बीज इसी काल में पड़े थे। इस प्रकार अध्याय 4 कश्मीर के इतिहास को टकराव की कहानी नहीं, बल्कि संक्रमण, संवाद और जटिल मानवीय अनुभवों की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है। अध्याय 5 आधुनिक कश्मीर की ओर, सत्ता, परिवर्तन और असंतोष। कश्मीर नामा का 5वां अध्याय कश्मीर को मध्यकाल से निकालकर आधुनिक इतिहास की दहलीज पर लाता है। ये अध्याय बताता है कि कैसे बदलती सत्ता संरचनाएं और बाहरी हस्तक्षेप कश्मीर के सामाजिक राजनीतिक जीवन को नए मोड़ पर ले आए। लेखक इस दौर को आधुनिक कश्मीर की समस्याओं की बुनियाद मानता है। अध्याय की शुरुआत मुगल शासन के प्रभाव से होती है। मुगलों के लिए कश्मीर एक सुंदर और रणनीतिक क्षेत्र था, लेकिन स्थानीय समाज के लिए ये शासन अक्सर भारी करों और प्रशासनिक दूरी का प्रतीक बना। लेखक बताता है कि सत्ता अब स्थानीय नियंत्रण से दूर होती चली गई, जिससे आम कश्मीरी और शासकों के बीच खाई बढ़ती गई। इसके बाद अफगान और सिख शासन का उल्लेख आता है। ये दौर कश्मीर के इतिहास में अत्यंत कठिन माना गया है। लेखक विशेष रूप से अफगान शासन के समय की कठोरता, प्रशासनिक अत्याचार और आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालता है। इस काल में कश्मीरी समाज में असंतोष गहराने लगा और भय का वातावरण बन गया। सिख शासन के दौरान सत्ता का स्वरूप बदला, लेकिन आम लोगों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक संतुलन को लेकर नए प्रश्न उठे। लेखक ये स्पष्ट करता है कि इन सभी शासनों में कश्मीर एक ऐसी भूमि बन गया जहां निर्णय बाहर से लिए जाते थे और जनता की आवाज धीरे धीरे हाशिए पर चली गई। अध्याय में डोगरा शासन की स्थापना को एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा गया है। 1846 की अमृतसर संधि के माध्यम से कश्मीर का हस्तांतरण हुआ, जिसने कश्मीरियों के मन में गहरा मानसिक आघात छोड़ा। लेखक इसे केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा से जुड़ा प्रश्न मानता है। डोगरा शासन के दौरान भूमि व्यवस्था, कर प्रणाली और सामाजिक ढांचे में बड़े बदलाव आए। हालांकि कुछ आधुनिक सुधार भी हुए, लेकिन व्यापक रूप से असमानता और असंतोष बना रहा। इसी दौर में कश्मीरी समाज में राजनीतिक चेतना धीरे धीरे जन्म लेने लगी। अध्याय के अंत में लेखक ये तर्क देता है कि आधुनिक कश्मीर की बेचैनी अचानक पैदा नहीं हुई। ये सदियों से चले आ रहे शोषण, दूरी और निर्णय विहीनता का परिणाम थी। इतिहास की ये परत समझे बिना आज के कश्मीर को समझना संभव नहीं है। इस प्रकार अध्याय 5 कश्मीर के इतिहास को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां से संघर्ष, राजनीति और पहचान के प्रश्न खुलकर सामने आने लगते हैं। दोस्तों, इस ऑडियो बुक सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं और नई रोचक और रसप्रद किताब के साथ। और हाँ, हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।